नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे बिजनेस टाइकून की जिसकी कहानी में ग्लैमर है, बेहिसाब महत्वाकांक्षा है और हजारों करोड़ का विवाद भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। ये कहानी ना एक तरह से दो अलग-अलग भारत की तस्वीर है। देखिए, एक तरफ एक आम किसान है जो सिर्फ 1 लाख का कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ है विजय माल्या, जो बैंकों का 9,000 करोड़, जी हाँ, 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश से बाहर चले जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो देखिए, माल्या की कहानी में वो कैसे गिरे, ये समझने के लिए ना पहले ये समझना पड़ेगा कि वो उठे कैसे थे। वो इंसान जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। तो कहानी शुरू होती है विरासत से। विजय माल्या को एक जमा जमाया मजबूत कारोबार मिला था। उनके पिता विठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप के फाउंडर थे। लेकिन विजय माल्या का सपना सिर्फ उसे चलाने का नहीं था। उनका सपना तो इस साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैलाने का था। उनका मकसद बहुत साफ था। सिर्फ एक शराब कंपनी नहीं चलानी थी, बल्कि उसे एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना था। मतलब एक ऐसा नाम जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सारा फोकस सिर्फ एक ब्रांड पर डाला, किंगफिशर। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। भारत में शराब का ऐड करना तो गैरकानूनी है। तो अब सवाल ये था कि जिस चीज का विज्ञापन ही नहीं कर सकते, उसे लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? यहीं पर माल्या ने अपना दिमाग लगाया और इस्तेमाल किया सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। मतलब असली प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करना, बल्कि उसी नाम से कोई दूसरा प्रोडक्ट बाजार में उतार दो और उसका जोर जोर से प्रचार करो। और बस फिर क्या था, उन्होंने किंगफिशर का नाम हर जगह चिपका दिया। आप सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ, मिनरल वाटर, सोडा, अरे भाई किंगफिशर एयरलाइंस तक। और हाँ, वो मशहूर किंगफिशर कैलेंडर तो था ही। देखते ही देखते किंगफिशर सिर्फ एक बियर का नाम नहीं रहा, वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल का सिंबल बन गया। और इसका नतीजा नतीजा ये हुआ कि उनके लीडरशिप में यूबी ग्रुप की वैल्यू सोचिए 40 करोड़ से बढ़कर सीधे 6,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। विजय माल्या अब सचमुच में किंग ऑफ गुड टाइम्स बन चुके थे। ये साल था 2005। माल्या अपनी कामयाबी के बिल्कुल टॉप पर थे। और यहीं पर उन्होंने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी और जैसा कि बाद में पता चला, सबसे घातक दांव खेला। उन्होंने लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइंस। और ये कोई आम बिजनेस वेंचर नहीं था। कहा जाता है कि ये उनके बेटे सिद्धार्थ के 18वें जन्मदिन का तोहफा था। मतलब ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये शान और रुतबे का एक जीता जागता सिंबल था। पर इसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही शुरू से गड़बड़ थी। देखिए, पहले तो उन्होंने एक सुपर लग्जरी एयरलाइन शुरू की, जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा था। फिर इंटरनेशनल उड़ान का लाइसेंस जल्दी से मिल जाए, इसके लिए 2007 में एक लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन को खरीद लिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसे भी बदलकर महंगा बना दिया। मतलब जो उसका सबसे बड़ा फायदा था कि वो सस्ती है, वही खत्म कर दिया। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। इतनी चमक दमक, इतनी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी मुनाफा नहीं कमाया। एक भी दिन। ये एयरलाइन हर रोज बस पैसे जला रही थी। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये कंपनी जो रोज घाटे में है, वो आखिर सालों तक चलती कैसे रही? इतना ही नहीं, वो तो अपना बिजनेस और बढ़ा भी रही थी। ये कैसे मुमकिन था? इसका जवाब एक ही शब्द में है, कर्ज, लोन। माल्या ने 17 सरकारी बैंकों से, जिनका लीडर था एसबीआई, 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन ले लिया। लेकिन रुकिए, इतने बड़े लोन के बदले में उन्होंने गारंटी के तौर पर क्या रखा? कोई जमीन, कोई फैक्ट्री? नहीं। गारंटी थी एयरलाइन की ब्रांड वैल्यू। मतलब बस एक नाम, एक ऐसी चीज जिसकी कीमत कागज पर कुछ भी लिखी जा सकती है। अब ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। देखिए, बैंकों ने जब खुद से वैल्यू लगाई तो ब्रांड की कीमत निकली सिर्फ 1600 करोड़ रुपए। लेकिन फिर एक बाहरी ऑडिट फर्म को बुलाया गया और उसने कीमत बताई 4100 करोड़ रुपए। और बैंकों ने इसी बढ़ी हुई कीमत को आधार बनाकर लोन दे दिया। और आखिर में क्या हुआ? इस ब्रांड की असली कीमत निकली 0। तो एक तरफ एयरलाइन की हालत ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी,
और दूसरी तरफ माल्या के अपने शौक, उनके खर्चे, उन पर कोई रोक-टोक नहीं थी। साल 2012 आते आते हालत ये हो गई कि कर्मचारियों को महीनों महीनों तक सैलरी नहीं मिल रही थी। कंपनी जो चेक दे रही थी वो बाउंस हो रहे थे। एयरलाइन पूरी तरह से जमीन पर आ चुकी थी और हजारों लोगों का भविष्य दांव पर लगा था। लेकिन इस संकट के बीच माल्या क्या कर रहे थे? उन्होंने 446 करोड़ रुपए में एक आईपीएल टीम खरीदी, फ्रांस में करोड़ों का बंगला खरीदा और उनकी आलीशान पार्टियां तो चल ही रही थीं। और तो और वो उसी डूबती हुई एयरलाइन से अपनी 33 करोड़ की मोटी सैलरी भी ले रहे थे। अब कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। अक्टूबर 2015 सीबीआई ने एक लुकआउट नोटिस जारी किया कि माल्या को देश से बाहर जाने पर हिरासत में लिया जाए। लेकिन बस एक महीने बाद बड़े ही अजीब तरीके से इस नोटिस को बदलकर कर दिया गया कि बस सूचना दे दी जाए। फिर आया 1 मार्च 2016, जब बैंकों ने कोर्ट से माल्या का पासपोर्ट जब्त करने को कहा। और ठीक अगले दिन 2 मार्च को विजय माल्या लंदन की फ्लाइट पकड़ चुके थे। माल्या के देश छोड़कर जाने के बाद यहाँ भारत में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया और साथ ही शुरू हुई एक लंबी और बहुत ही उलझी हुई कानूनी लड़ाई। आरोपों की झड़ी लग गई और इसमें दोनों ही बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के नाम आए। खुद माल्या ने दावा किया कि देश छोड़ने से पहले वो उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे। हालांकि जेटली जी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ विपक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम ने माल्या को लोन दिलाने में मदद की थी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने गलत बताया। अब भारत सरकार ने माल्या को वापस लाने के लिए ब्रिटेन के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि का सहारा लिया। ये 1992 की एक ट्रीटी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक देश का कोई अपराधी दूसरे देश में जाकर छिप जाता है तो वो देश उसे पकड़कर वापस पहले वाले देश को सौंप देगा। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी विजय माल्या आज भी ब्रिटेन में ही हैं। वो वहाँ के कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल करके भारत वापस आने से बच रहे हैं। और यहाँ भारतीय बैंक, वो आज भी भारत और ब्रिटेन की अदालतों के चक्कर काट रहे हैं ताकि जनता का पैसा वापस वसूला जा सके। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये कहानी सिर्फ एक इंसान विजय माल्या की नाकामयाबी की कहानी है, या फिर ये हमारे सिस्टम की एक बड़ी खामी की तरफ इशारा करती है? एक ऐसा सिस्टम जहां शायद कुछ ताकतवर लोगों के लिए नियम कानून अलग होते हैं?